तुम्हें पता है, जब तुम अपने कामचोरी को दूसरे के ऊपर डाल दो और उस पर फिंगर्स पॉइंट करने की कोशिश करो तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि भाई ये बंदा कभी रेडी था नहीं जॉब के लिए, और कंपनी ने या उसके सीनियर्स ने गलती कर दी उसको अपॉइंट करके उस पोजीशन पे। कुछ ऐसा ही यहां पर नज़ारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, क्योंकि जब ओनरशिप चेंज की बात चल रही थी तो आधा फैन बेस था कि कतर ओनर्स आने चाहिए और यहाँ पर सीधे सीधे हमारा जो जितना डेट है वो क्लियर हो जाएगा, और एक वेल स्ट्रक्चर हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा जहां से शायद हम मैन सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी इन टीमों के अगेंस्ट कंपीट कर पाएंगे। लेकिन आधा फैन बेस कह रहा था कि भाई देखो सुनो, ऐसा है ये जो स्टेट ओन्ड क्लब्स हैं उनका कोई कल्चर नहीं है, और हिस्टोरिकली यूनाइटेड, लिवरपूल ये वो क्लब्स हैं जो यहाँ पर अपने कल्चर की वजह से इतने रिस्पेक्टेड हैं। तो हम कुछ भी करके अपनी वैल्यूज़ को सेल नहीं कर सकते। और अगर यूनाइटेड में ओनरशिप हो रही है, हाँ हमें ग्लेजर से प्रॉब्लम है, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसा ओनर ही लाना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की मिट्टी, ब्रिटेन की मिट्टी से जुड़ा हो और जिसका थोड़ा बहुत कोई प्रीवियस कनेक्शन हो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो भाई उस वक्त पर इकलौता नाम जो था, जो बाद में आपके ओनरशिप चेंज पर आया आगे, वो था इनियोस का नाम। अब सीन ये है भाई कि इनियोस ने यूनाइटेड की वही हालत कर रखी है जो ग्लेजर्स के अंडर थी हमारी, कुछ भी नहीं बदला है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि ग्लेजर्स के अंडर हमें पता था कि ये चूती हैं, इनसे नहीं होना काम, लेकिन इनियोस बहुत हाथ पैर मारकर ये बताने की कोशिश भी करती है कि हाँ भाई हम करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उनके एंड रिजल्ट्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, उससे पता लगता है कि नहीं भाई इनके बस की नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जाऊँ, सबसे पहले इन्होंने बोला कि वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट, वी विल ट्राई टू पुट मैनचेस्टर बैक इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस स्टेटमेंट का आज तक मतलब मेरे पल्ले नहीं पड़ा है। अगर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कोई मुझे उस चीज़ को एक्सप्लेन करके बता पाए तो आई विल बी ग्लैड कि चलो ठीक है भाई, किसी एक बंदे ने तो मुझे उस चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब सीन ये है दोस्तों कि रूबन एमरिम की सैकिंग के बाद जो हमारा 1958 का जो मैसिव ग्रुप है, जो यहाँ पर सारे प्रोटेस्ट और जितने भी यहाँ पर आप मूवमेंट देखते हो जो ओनरशिप चेंज के लिए किए जाते हैं, वो यही ग्रुप करता है। उन्होंने भाई मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने बोला है कि फॉर रेडक्लिफ एंड द ग्लेजर्स द गेम इज ओवर, टाइम इज अप, वी कैन टेक नो मोर एंड अर्ज एज मेनी फैंस एज पॉसिबल टू जॉइन अस इन अ मैसिव प्रोटेस्ट एट द फुलहम गेम ऑन February 1st। अब पता है सीन क्या है, ये प्रोटेस्ट पिछले 20 साल से चल रहे हैं, जब से ग्लेजर्स इन फंक्शन आए हैं, जब से उन्होंने यहाँ पर हमारे मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदे, जब उन्होंने पूरा क्लब एक्वायर किया था, तब से ये ग्रुप इस चीज़ को बार बार सामने लेकर आता है और बार बार कोशिश करता है कि भाई जैसे ना तैसे करके ओनरशिप में चेंज लाया जाए। तो पता है प्रॉब्लम क्या है, चाहे आप ग्लेजर्स की बात करो, चाहे आप यहाँ पर इनियोस ग्रुप की बात करो, दोनों बिजनेस ग्रुप हैं, दोनों यहाँ पर अपने फाइनेंसेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये बार्सिलोना नहीं है जहाँ पर आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके फैंस भी हैं, प्लस यहाँ पर आपके जितने भी और ग्रुप मेंबर्स हैं वो हैं। सेम कैन बी सेड अबाउट रियल मैड्रिड, या फिर अगर आप बायर्न म्यूनिख की बात करोगे तो वहाँ पर आपका रेशियो फैंस और ओनरशिप का लगभग बराबर रहता है। यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके प्रीमियर लीग के क्लब्स हैं वो या तो कुछ क्लब स्टेट ओन्ड हैं या फिर बिजनेस ओन्ड हैं। तो यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कमर्शियलाइज है और आज भी इतना खराब ऑन द पिच परफॉर्मेंस के बाद भी इतने सारे आप स्पॉन्सरशिप डील्स मान लो या इतने बड़े बड़े प्लेयर्स मान लो उठा पाती है, तो उसके पीछे ये फाइनेंसेस ही रीज़न है। इनियोस जब से आई है वो बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश कर चुके हैं, उन्होंने कल्चरली क्लब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई वो किस तरीके से आपके जितने भी हम चैरिटी वर्क किया करते थे उनको उन्होंने बिल्कुल कट डाउन कर दिया है। अगर आप यहाँ पर पेंशन की बात करोगे तो हमारे एक्स प्लेयर्स को पेंशन मिलती थी, सर एलेक्स को पेंशन मिलती थी, वो उन्होंने बंद कर दी है। तो हर तरीके से यहाँ पर वो कॉस्ट कटिंग के नाम पर यूनाइटेड की कल्चरल वैल्यूज को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, जिसके लिए यूनाइटेड रिस्पेक्ट लेता था, हासिल करता था पूरे वर्ल्ड फुटबॉल से। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फुटबॉलिंग साइड पर भी कुछ ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि आप अगर डेट क्लियर करने की बात करोगे, अभी तक इनियोस ने एक रुपए का भी डेट यूनाइटेड से हटाया नहीं है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन थी कि कतर आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम पूरा तुम्हारा डेट क्लियर कर देंगे, तो कुछ हद तक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन इनियोस से भी थी कि चलो इनियोस आएगी, कुछ नहीं तो यार 15-20% तो डेट हमारा क्लियर कर ही देगी। जो हमारा 850 मिलियन का डेट है प्लस हमारा 350 मिलियन का जो विद स्टैंड पेमेंट है प्रीवियस साइनिंग्स का, कुल मिला के वो पहुंच जाता है 1.1 बिलियन के आसपास। बट इनियोस ने वो तो नहीं किया। इनियोस ने कहा कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड से मूव ऑन करना चाहते हैं, हम यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम
मल्टी स्पोर्ट होस्ट कर पाएं एंड डेफिनेटली आने वाले जो आपके वर्ल्ड कप्स और यूरोज और चैंपियंस लीग होंगी उनको हम होस्ट कर पाएं, क्योंकि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके हर स्टेडियम को हम देख चुके हैं मैक्सिमाइज होता हुआ, एक्सेप्ट फॉर एनफील्ड, क्योंकि वो उस फुटबॉल ग्राउंड से मूव ऑन नहीं करना चाहते एंड राइटली सो। बट यहाँ पर उस पर भी वो लोन ही ले रहे हैं यूनाइटेड के नाम पे। तो भाई जब लोग बोलते हैं ना कि इनियोस ने आकर क्लब को बदला है, उन्होंने बदला कुछ भी नहीं, उन्होंने शायद क्लब की हालत बद से बदतर और कर दी है, क्योंकि ओनरशिप चेंज पर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि चलो कुछ नहीं तो फाइनेंशियल साइड इंप्रूव हो जाएगी, उसके बाद फुटबॉल पिच पर आप बेहतर करने लगोगे। इन्होंने जब रूबन एमरिम को सैक किया तब इनका मेन मोटिव था कि भाई इसको निकालो, क्योंकि अब इसने मुंह चलाना शुरू कर दिया है। और अगर मैं अब अगले नामों पे जाऊंगा, नियोस ने जिन नामों की कहीं ना कहीं सोच रखी है वो लेकर आएंगे, तो सबसे पहले तो भाई जो रिपोर्ट आई है कल शाम में वो यही है कि आपके इंटरिम मैनेजर की जो साइनिंग है वो ऑलमोस्ट कंफर्म है। ये चीज़ आपके फैब्रिजो रोमानो ने बोली, यही चीज़ आपके डेविड ऑनस्टीन ने भी क्लैरिफाई की है। अब कंफ्यूजन इस नाम पे है कि ओले गुनार सोल्शायर को इंटरिम की जॉब दी जाए और माइकल कैरिक को उनका अंडर स्टडी रखा जाए बेसिकली असिस्टेंट कोच के तौर पे, या फिर माइकल कैरिक को ही इंटरिम जॉब दे दी जाए। यही दो नाम है, तीसरा नाम रूड वेन निस्टेलरॉय रॉय का है। इन दोनों के साथ यहां पर मीटिंग है आज या कल में, या मोस्ट प्रोबेबली आपको वेंसडे तक आपके इंटरिम कोच का पता चल जाएगा कि भाई बचे हुए सीजन में यूनाइटेड को कौन मैनेज करने वाला है। लेकिन पता है कंफ्यूजन ये है कि अगर ओले गुनार सोल्शायर को यहां पर ये इंटरिम कोच रख रहे हैं तो फिर भाई परमानेंट जॉब के लिए कोई नाम ये ढूंढने की कोशिश करने भी वाले हैं, या फिर ओले गुनार सोल्शायर का अगर बाकी बचा सीजन अच्छा चला जाता है तो उसको ही ये परमानेंट जॉब दे देंगे। तो भाई देखो, एक उड़ती उड़ती खबर जो आई है वो ये है कि यहाँ पर क्रिस्टोफर विवेल का बहुत बड़ा से होगा जो भी हमारा अगला हेड कोच होगा, और उसमें लिखा है कि आई नो स्पीकिंग टू सम ऑफ द पीपल दैट आर सॉर्ट ऑफ इन एंड अराउंड ग्लासनर दैट ही वुड absolutely love the job. I don't know people around Iraola or Marco Silva, but I would assume that they would be. भाई देखो यार, when the opportunity arises कि भाई यूनाइटेड के साथ काम करना है, you are always on your toes, you are always fascinated by this big opportunity, क्योंकि आप वो मैनेजर बन सकते हो जो सर एलेक्स के बाद आकर पूरे क्लब की काया पलट कर सकता है। तो इसलिए इतने सारे प्लेयर्स हो गए, इतने सारे मैनेजर्स हो गए, इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई आई कुड बी द नेक्स्ट वन, आई कुड बी द गाय जो यहां पर यूनाइटेड को मैप पे पुट कर सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा डिसीविंग कहीं ना कहीं एक फंडा है, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ फैक्टर बन जाता है। अब देखो सीन क्या है कि नागल्समैन का नाम अभी भी है लिस्ट में, टूकल का नाम अभी भी है लिस्ट में, और क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई टूकल एक वो नाम है जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, और अगर आपने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी डेविड ऑनस्टीन की, लॉरी विटवेल की, एंडी मिटन की, साइमन स्टोन्स की, सैमुअल लकर्स्ट की, फैब्रिजो रोमानो की, इन सब ने एक ही चीज़ रिपोर्ट की कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओमार बरेदा, जेसन विल्कॉक्स और क्रिस्टोफर विवेल की पहली प्रायोरिटी ये है कि भाई एक ऐसा मैनेजर लाया जाए जो प्रीमियर लीग में मैनेज करने का एक्सपीरियंस रखता हो। एमरिम के टाइम पर भी यही इनका थॉट प्रोसेस था, लेकिन तब इनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, और आपको याद होगा तब भी ये गए थे यहाँ पर थॉमस टूकल के पीछे, लेकिन थॉमस टूकल ने तब मना कर दिया था। लेकिन ऐसा सीन कोई क्लियर नहीं हुआ था कि थॉमस टूकल के सामने अगर आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी जाएगी तो थॉमस टूकल मैनेज करने से मना कर देंगे। तो ये वेट कर रहे हैं कि भाई हम 6 महीने वेट करेंगे, वर्ल्ड कप जब होगा उसमें इंग्लैंड क्या करती है, कैसे करती है, उसके बाद हम अप्रोच रखेंगे टूकल के सामने। और टूकल के साथ साथ इरायोला, ऑलिवर ग्लासनर, लुइस एनरिके भी एक नाम है जो निकल के आया है, बिकॉज रिपोर्ट्स थी कि लुइस एनरिके ने यहां पर मना कर दिया कि वो पीएसजी के साथ आगे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वो नाम भी लिस्ट में, एंजो मरेस्का के भी नाम इंटरेस्टिंगली लिस्ट में आ गया है, क्योंकि सिटी भी अभी अनश्योर है ग्वार्डियोला के फ्यूचर को लेकर, क्योंकि जो भी डिसीजन आएगा वो ग्वार्डियोला के एंड से आएगा। सिटी अपने एंड से कोई डिसीजन ले नहीं सकती। भाई वो इतना बड़ा मैनेजर, उसने इतना कुछ किया है, सिटी को एक्चुअली इमेज देने वाला, उनको यहां पर आइडेंटिटी देने वाला कोई और नहीं, इट इज पेप ग्वार्डियोला। उनके प्लेयर्स जितने भी अच्छे करके गए, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो रहा वो ग्वार्डियोला ही था। तो अब यहां पर जब नागल्समैन का नाम जुड़ जाता है तो 2 जर्मन मैनेजर्स एंड क्रिस्टोफर विवेल यहां पर रेड बुल ग्रुप के साथ बहुत लंबे टाइम तक थे और नागल्समैन के साथ काम कर चुके, तो ऑब्वियसली बात है उनकी वो भी एक अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसको नाम को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस एक फैक्टर है तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज होल्ड करते हैं आपके थॉमस टूकल, बिकॉज चेल्सी के साथ चैंपियंस लीग जीते हैं एंड यूनाइटेड वहां पर यूरोपियन प्लेसेस को एम्बिशियसली चेस करना चाहती है और लगातार चैंपियंस लीग खेलना चाहती है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर बन जाता है। लेकिन पता है इन सब के बीच में एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि जितने भी नाम है ये, चाहे आप
नागल्समैन की बात करो, चाहे आप लुइस एनरिक की बात करो, चाहे आप यहाँ पर थॉमस टूगल की बात करो, ये सारे नाम अथॉरिटी डिमांड करते हैं, ये सारे नाम कमांड डिमांड करते हैं। और ये जो आपकी ओनरशिप है ना, ये ओनरशिप किसी भी तौर पर आपको कंट्रोल देने के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि अगर कंट्रोल देने के लिए रेडी होते तो ये एमरेम को सैकी क्यों करते? अगर ये कंट्रोल देने के लिए रेडी होते तो यहां पर ये फुटबॉल रीजन को साइड रखकर उसको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए सैक नहीं करते। और यही एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक फैक्टर बन सकता है कि क्यों टूकल, नागल्समैन, लुइस एनरिक, इवन एंजो मरेस्का फॉर दैट मैटर, इन जैसे मैनेजर्स के लिए ये मैनेजमेंट हां नहीं करेगी। इनको डेफिनेटली चाहिए कि भाई ये लगातार चैंपियंस लीग क्वालिफाई करें, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये मैनेजर्स को प्रॉपरली बैक नहीं करेंगे। और ये वो मैनेजर्स हैं जो डेफिनेटली वो पोजीशन वर्ल्ड फुटबॉल में वो स्टेटस होल्ड करते हैं कि हाँ ये चैलेंज कर देंगे अथॉरिटी को जाकर, जो ऊपर हायर के बैठे लोग हैं उनको कॉल आउट कर सकते हैं। तो इनको चाहिए पपेट। और पपेट के केस में भाई अगर मैं रोमेंटिसाइज कराने वाली एंगल को काउंट करूं, फिर मैं बात करूं कि भाई गुड बॉय इमेज एंड कहीं ना कहीं येस मैन वाली इमेज, वो जाती है आपके ओले के साथ, वो जाती है आपके माइकल कैरिक के साथ। तो मुझे इसी बात का डर है कि कहीं फ्यूचर में जाकर अगर लेट्स से कि यूनाइटेड, जो कि मैं चाहता हूं कि करे क्वालिफाई, क्योंकि अगर आप यहां पर लीग टेबल देखोगे तो भाई हमारे पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पिछले 3 हफ्तों में। चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, लेकिन उस बीच में हम यहां पर अपने 3 के 3 गेम जीतकर इन दोनों टीमों को पीछे छोड़ सकते थे। हमने भी वही किया जो इन दोनों टीमों ने किया। भाई लिवरपूल ने और चेल्सी ने तो चलो बड़ी टीमों के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए, लिवरपूल ने यहां पर आर्सेनल फेस की, उनको ड्रॉ पे रोका, चेल्सी ने यहां पर मैन सिटी फेस की, उनको ड्रॉ पे रोका। हाँ वो भाई लीड्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर गई लिवरपूल, एंड फुलहम के अगेंस्ट चेल्सी हार गई। बट हमें देखो, हम तो लीड्स के अगेंस्ट ड्रॉ खेल गए, हमने वुल्व्स के अगेंस्ट ड्रॉ खेला, और हमने बर्नली के अगेंस्ट भी ड्रॉ खेला। सवाल यही है कि भाई ये टीम जो इतनी इनकंसिस्टेंट है, और अगर आप लीग टेबल देखोगे तो कितना टाइटली पैक्ड है। तो सोचो जब हमने ब्रेंटफोर्ड को फेस किया था तब ब्रेंटफोर्ड 17th थी, दे वर लिटरली क्रेविंग फॉर दोज विक्ट्रीज, और आज ब्रेंटफोर्ड हमसे ऊपर आ गई है, न्यूकासल हमसे ऊपर आ गई है। एक टाइम था जब न्यूकासल 14-15 थी। दैट गोज टू शो के भाई रूम फॉर एरर, द परसेंटेज दैट यू कैन एक्चुअली बेयर, वो एक मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कितना कम है। यहां पर अगर यूनाइटेड अपने अगले 2 गेम जो उनका आर्सेनल में, क्योंकि मैं आपको गेम दिखाना चाहूंगा भाई, अगले जो आपके गेम है वो है आपकी, ब्राइटन छोड़ दो बिकॉज वो एफए कप में गेम है, एफए कप का गेम तो काउंट नहीं होता क्योंकि वो कप गेम है, तो एलिमिनेटर है सीधे सीधे, आपको फाइनल की तरह खेलना है वो गेम। लेकिन मैन सिटी और आर्सेनल, एक होम एक अवे, और आर्सेनल चाहे लिवरपूल के अगेंस्ट कैसी भी हो, कैसी भी खेली हो, लेकिन हमें पता है कि भाई अभी क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो यूनाइटेड का लीग टेबल में पोजीशन जो भी हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पिछले 5-6 गेम्स की अच्छी नहीं रही है। मैन सिटी एक हारी हुई चोटिल मैन सिटी है, लेकिन आर्सेनल क्योंकि पॉइंट ड्रॉप के उनके सामने अपॉर्चुनिटी है उस गैप को क्लोज करने की, तो वो यहां पर चाहेंगे भाई बिल्कुल बैम्बूजल कर दे और हमारा रिकॉर्ड हमारे ही होम पे अगेंस्ट मैन सिटी अच्छा नहीं रहा है। देन आपकी फुलहम आती है, फिर टॉटनहम आती है, फिर वेस्ट हैम आती है। तीनों टीमें वो हैं जिनमें से तीनों टीमों के अगेंस्ट हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए, राइट। फुलहम के अगेंस्ट हमारा गेम जो था वो अच्छा नहीं था, हमने ड्रॉ खेला था, टॉटनहम भी ड्रॉ था, वेस्ट हैम भी ड्रॉ था, और एवर्टन हम हार गए थे। तो अगले 4 गेम उन दोनों बड़े गेम्स के बाद भी आपके आसान नहीं है। तो भाई यूनाइटेड का इंटरिम मैनेजर जो भी है उसके सर पे तलवार लटक ही रही होगी कि भाई इस टीम को कैसे ना कैसे पॉइंट्स टेबल में रेलेवेंसी के पॉइंट तक होल्ड किया जाए, और यहां पर वो पॉसिबल चेज जो हमारी है यूरोपियन फुटबॉल की उसको अलाइव रखा जाए। अब देखो भाई सीधी बात है, विंटर मार्केट अभी ओपन है, सिटी ने सेमेन्यो साइन कर लिया है, आपकी लिवरपूल भी यंगस्टर लेकर आ रही है, आर्सेनल भी यहां पर कहीं ना कहीं मार्क ग्री वगैरह की साइनिंग को एक्सप्लोर कर रही है। यूनाइटेड को एक बहुत बड़ा हर्डल पार करना है। अच्छी बात यह कि एम्बोमो एलिमिनेट हो गया है वहां पर एफकॉन से, तो एम्बोमो आ जाएगा ब्राइटन वाले गेम के बाद, तो मैन सिटी वाले गेम में ही विल बी अवेलेबल। अमाद और माजुरुई अभी उनकी टीमें भाई एफकॉन में पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो नहीं होंगे, लेकिन एम्बोमो के आने से हमारी टीम को थोड़ा एक एज मिल जाएगा, नॉट ओवर मैन सिटी बट कहीं ना कहीं एक ऑप्शन अटैकिंग फ्रंट पर हमारे लिए बढ़ जाएगा। तो जो हमारी हेडेक है भाई राइट फ्लैंक पे किसको खिलाया जाए वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रॉब्ली हम बैक 4 में ही खेलेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक हमारे पास वो टीम रेडी है जहां पर हम बैक 3 में ऑपरेट कर पाएं। तो भाई देखो इनियोस ने जिस तरीके से अभी तक क्लब को ओन करने के बाद चीज़ें हैंडल की हैं, चाहे आप यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस की सेल की बात करो, चाहे आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट और फिर उसके बाद सैकिंग की बात करो, उन्होंने कुछ भी प्रॉपरली प्लान करके नहीं किया, और इसीलिए 1958 ग्रुप है वो इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होस्ट करने वाला है। बट भाई मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रोटेस्ट पहले भी हुई हैं, प्रोटेस्ट होती रहेंगी। ओनरशिप में चेंज तभी आएगा जब यूनाइटेड बिल्कुल ही ड्रेन आउट हो जाएगी फाइनेंशियली,
और फिर मजबूरी में इनेओस को या ग्लेजर्स को पैसा इंजेक्ट करने की पोजीशन पर अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। और जहां ये नौबत आई वहीं ये बुजदिल, वहीं ये यहां पर फ्रॉड जो हमारे ओनर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये क्लब से निकल लेंगे। भाई मैं अभी भी बोलूंगा, कतर वॉज द बेस्ट पॉसिबल चांस जो हमारे पास था, जो कहीं ना कहीं हमने बॉटल कर दिया। अब लोग बोलेंगे बट अगर कतर इतनी ही एम्बिशियस थी तो उन्होंने पे क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों मैच नहीं किया यहाँ पर इनेओस के ऑफर को। भाई इनेओस कम पैसा देकर कम परसेंटेज शेयर्स खरीदने को रेडी थी, उनको मेजर इन्वेस्ट नहीं करना था, उनको सारे स्टॉक्स नहीं खरीदने थे। जब इनेओस के अलावा कतर आ रही थी तो उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम ग्लेजर्स को ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, हम क्लब की बेटरमेंट के लिए उनका डेट यहाँ पर ऑफलोड करेंगे, उनको डेट फ्री कर देंगे, हम रियल वैल्यू 4.5 बिलियन समथिंग लगाएंगे और उसके अलावा हमारा जितना डेट है हम वो क्लियर करेंगे। बट ग्लेजर्स जो पैसे के भूखे हैं उनको ये चीज़ मंजूर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कम परसेंटेज शेयर्स सेल करके एक ऐसा प्राइस उठा लिया जो अगर आगे फ्यूचर में चल के वो मेजॉरिटी अपने शेयर सेल करते तो उनको बहुत बेनिफिशियल रेट पे मिल जाएगा। बाकी देखो, आई डोंट थिंक भाई इस सीजन में अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादा कुछ अचीव करने को बचा है। एफए कप में अगर एलिमिनेट हो भी जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ब्राइटन के अगेंस्ट, मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे लिए सीजन में पहली प्रायोरिटी ही प्रीमियर लीग में पोजीशन मेंटेन करना थी। और रूबन एमरिम की सैकिंग यहाँ पर जिन कारणों से हुई है उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ अगर परफॉर्मेंस देखोगे, स्टैटिस्टिकली आप देखोगे तो रूबन एमरिम का रिकॉर्ड खराब था। शायद यहाँ पर अगर फुटबॉलिंग रीजंस को कंसिडर करके डिसीजन लिया था तो इतना ज़्यादा आक्रोश, इतना ज़्यादा रिवॉल्ट नहीं होता, बट क्योंकि रीजंस गलत थे और प्रिपरेशन बियॉन्ड रूबन एमरिम कुछ थी नहीं, इसीलिए मेजॉरिटी फैन बेस यहाँ पर खुश नहीं है। देखते हैं भाई, ओले आएगा, कैरिक आएगा या फिर डैरेन फ्लेचर को कंटिन्यू करने का मौका दिया जाएगा, जो भी है विल गेट टू नो अबाउट इट। आज तो हम स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे दोस्तों, हम कल करेंगे और वॉच अलोंग तो होगा ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे फियास्को को लेकर, क्या लगता है कोई साइनिंग आएगी या नहीं आएगी, और आती है तो कौन सी पोजीशन पे आ सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड यस, विद दैट आई विल टेक अ लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।